हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, है ना। कल जहां हमने खत्म किया था वहीं से आज चालू करते हैं हम, है ना। कल हम ये सीरीज पढ़ रहे थे। आज मैंने डायग्राम रिटेन रखा है आपके लिए, है ना। तो क्या कहा था मैंने आपसे कि ये अलग अलग लेवल्स बना दिए हाइड्रोजन एटम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट लेवल पे कूदा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होगी वो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। या जो भी एनर्जी इवॉल्व होगी वो लाइमन सीरीज में आएगी। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पर इलेक्ट्रॉन आया तो जो सीरीज होगी वो कौन सी कहलाएगी? लाइमन सीरीज कहलाएगी। लाइमन सीरीज कहलाएगी। और जो लाइमन सीरीज होती है वो आती है मेनली किसमें? यूवी रीजन में, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। बाल्मर के लिए हम विजिबल लिखते हैं, लेकिन इसकी लाइंस विजिबल और यूवी दोनों में आती हैं। और इसके अलावा जितनी भी सीरीज होती हैं ये ऊपर वाली, ये सब इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। मतलब इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड रीजन में आती है। जो बाल्मर की होती है विजिबल में आती है। शुरू की 4 लाइन, कुछ किताबें 9 तक लिखती हैं, डिपेंड करता है विजिबल स्पेक्ट्रम वो क्या मान रहे हैं। खैर, लेकिन इसको मेनली अपन बोलते हैं विजिबल, इस वाली सीरीज को बाल्मर सीरीज को विजिबल रीजन में आती है। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आती है। बाकी की सारी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है। अब बच्चों, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदा तो कौन सी सीरीज कहलाएगी? किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पे कूदा तो कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन कहलाएगी। शाबाश, ठीक। किसी भी लेवल से यदि सेकंड लेवल पे कूदना है, ऊपर से नीचे आना है, 1 से 2 नहीं जा सकता है। किसी भी लेवल से यदि सेकंड लेवल पे आया, मतलब थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, मतलब अपने ऊपर से नीचे आया सेकंड लेवल पे, तो बाल्मर सीरीज। और किसी भी लेवल से यदि थर्ड लेवल पे आया तो पाश्चन सीरीज। किसी भी लेवल से फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट। किसी भी लेवल से यदि फिफ्थ पर आया तो प्रफंड, सिक्स्थ पे आया तो हमफ्री। और ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात आप लोगों को? तो कल का ये कंटिन्यूटी था जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप सो सबको क्लियर होगा कि लाइमन सीरीज क्या होती है, बाल्मर सीरीज क्या होती है, पाश्चन, प्रफंड, हम्फ्री सीरीज क्या होती है। ठीक है ना। तो इसको मैंने इसीलिए रिटेन रखा था जिससे कि आप को यहीं से मैं पढ़ाना चालू कर पाऊँ। ठीक है ना। चलो, कल एक हल्की सी मुझसे गलती हुई थी एक कंसेप्ट बताने में, तो मैं उसको आज करेक्ट कर दूंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जहां फिट होगा वहां पे फिट कर दूंगा, है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे लेवल पे कूदता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है? वेवलेंथ भी निकालना है ना। अलग अलग सीरीज की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है हमको। तो हम एक चीज करते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, बस हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे आपको, लेकिन वो आता है। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों, यदि कोई इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे कूदा, ये अपर लेवल और ये लोअर लेवल, ठीक है। ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कूदा, ठीक। तो ऊपर लेवल पे जो एनर्जी होगी E2 होगी, और जो नीचे होगी वो E1 होगी। मानते हो? E2 की वैल्यू क्या होगी? -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू क्या होगी? -2 पाई स्क्वायर m
के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। करेक्ट है बेटा। यदि मैं बात करूं डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बराबर में लिख दूंगा E2 माइनस E1। करेक्ट है बेटा। E2 की वैल्यू पुट की जाए, E1 की वैल्यू पुट की जाए, तो क्या डेल्टा E बराबर, इनमें कॉमन क्या है दिखाई दे रहा है ना, इन सब में कॉमन क्या है, एक एटम के लिए 2 पाई स्क्वायर कॉमन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन है, के कॉमन है, चार्ज कॉमन है, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ये मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, के कूलम्स कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और एक ही एटम के लिए जेड भी कांस्टेंट है। बोलो हो, बोलो बेटा। ये वाला फॉर्मूला सबने याद कर लिया है कि नहीं कर लिया है? ये एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, मैंने बोला था भाई याद कर लेना, बार बार काम आएगा, याद कर लेना है ना। तो इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? क्या मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूं 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर विथ माइनस साइन, n2 स्क्वायर with minus sign माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। क्या सब लोग को समझ में आया ये क्या किया मैंने? नेगेटिव साइन क्यों लगा? अच्छा हाँ, क्योंकि नेगेटिव तो इधर ले लिया था, चलो ठीक है, हाँ छोड़ देते हैं, नेगेटिव साइन हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर निकाल लिया था, तो सॉरी, ठीक है ना, अब ठीक है, ठीक है, नेगेटिव तो बाहर निकाल लिया था, तो नेगेटिव लेने की क्या जरूरत थी, है? इधर नेगेटिव साइन क्यों लिया है वो तो आपको पता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। आई होप सो बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है, ओके चलो। अब डेल्टा ई बराबर इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला वापस से लिखता हूँ, मैं लिखूंगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, अच्छा आपको तो पता है बेटा डेल्टा ई, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है तो क्या डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है? क्या डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा होता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। अब समझना आप मेरी बात को, यहां मैं डेल्टा ई लिखता हूं, और इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, इनफैक्ट यदि इस यहां से माइनस हटा दूं, यदि यहां से माइनस हटा दूं, उसको अंदर ले जाऊं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस को अंदर ले जाऊं, इट विल बिकम 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। डू यू एग्री विथ मी? माइनस साइन को अंदर ले गया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो n1 स्क्वायर पहले आ गया, n2 स्क्वायर बाद में आ गया। एग्रीड? 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 30-40 बच्चों को बोलना पड़ेगा तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ एग्रीड, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब तक जो पढ़ा सब समझ में आया? ठीक है, ये पहला वाला पोर्शन था, वो दूसरा था, ये तीसरा है। ये पहला पोर्शन था, ये दूसरा पोर्शन था, और ये तीसरा पोर्शन था, ठीक। अब सोचो, इस पूरे को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, और इसकी जगह वैल्यू लिख देता हूं आर, जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर जहां पे एक कांस्टेंट है, इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। आर इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। कोई बता सकता है इसकी यूनिट काय में होगी? यदि एच की यूनिट अपने जूल सेकंड में ली है, तो ये डेल्टा ई मतलब चेंज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है, तो z तो नंबर है, n भी नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो r की वही यूनिट हो जाएगी जो e की यूनिट है, बोलो जूल हो जाएगी। वेरी गुड बेटा। सो रेडबर्ग कांस्टेंट इन जूल है, ये इन जूल है, और इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू जो आती है बेटा, वो आती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स। ये वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो।
ये वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स, समझ ला। और यही वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, यही वैल्यू बराबर हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बोलो हाउ। तो आर बराबर ये भी हो सकता है, आर बराबर ये भी हो सकता है। क्या बच्चे एग्री करते हैं? एग्री तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सोचो, बल्कि बुक्स में ये नहीं दिया होता बेटा, बुक्स में वैल्यू लेमडा में दी होती है, मीटर में दी होती है। मैं आपको बताऊंगा बुक में क्या कहते हैं वो लोग। अब मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो डेल्टा ई की जगह क्या मैं एच न्यू लिख सकता हूँ? बोलो बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ? डेल्टा ई बराबर एच न्यू विच इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं न्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ? न्यू बराबर लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ डेल्टा ई की जगह एच न्यू लिखा और एच को नीचे ले आया हूँ। मैथ समझ में आया? कुछ नहीं है, वो देखने में सिर्फ, क्लियर है बेटा इतनी बात? एकदम सरल है, एकदम सरल है। सिर्फ वही जो ऊपर चल रहा है वही कर रहा हूँ, सिर्फ डेल्टा ई की जगह मैंने एच न्यू लिख दिया, एच को नीचे ले आया, दिस बिकम्स एच क्यूब हो जाएगा। ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन इसकी यूनिट अलग होगी, इसकी यूनिट हर्ट्ज में हो जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट के बराबर होगी, ये फ्रीक्वेंसी है। एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज में होती है। देयरफॉर इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज में हो जाएगी। क्या बात सबको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। अब ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 2.18 एक्सप्रेशन -18 डिवाइडेड बाई एक h 6.626 एक्सप्रेशन -34 is equals to 3.3 into 10 की पावर 15. So this becomes equal to न्यू बराबर 3.3 into 10 की पावर 15 z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर -1 बाई n2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बोलो हाउ। ये फॉर्मूला क्लियर है बेटा? सब लोगों को समझ में आ गया ये फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? 3.3 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। बोलो हाउ। फ्रीक्वेंसी निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, और ये एक रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ न्यू इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। आगे चल के बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है बेटा। जहां पर r की यूनिट क्या होगी? यूनिट इज हर्ट्ज। अब मैं वो करने जा रहा हूं जो बुक्स में दिया रहता है नॉर्मली। ये पहले आईआईटी में आ चुका है, बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, उनको समझ में नहीं आया था रेडबर्ग कांस्टेंट हर्ट्ज में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कैसे हो सकता है। हमने तो मीटर इनवर्स में पढ़ा। समझ रहे हो बात को बेटा? जब जेई में आया तो बच्चे परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था। अब आपको मैंने पढ़ा दिया, आपको सबको क्लियर है ना? इतना पूरा डेरिवेशन सबको क्लियर है कैसे आया है? ठीक है ना बेटा? सुनो तो, डेरिवेशन में कोई क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि डेरिवेशन एकदम सरल है। आप उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने लास्ट वाले पोर्शन में भी कुछ नहीं किया। एच न्यू बराबर था डेल्टा ई, एच को नीचे ले गया, एच क्यूब हो गया, खत्म बात। इस पूरे को मैंने सॉल्व कर लिया। इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आता है 3.3 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। और इसको रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर बोल दिया। ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन इसकी यूनिट काय में? जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी रेडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन इसकी यूनिट काय में है? दिस होल इज इक्वल्स टू आर व्हिच इज रेडबर्ग कांस्टेंट। पर इसकी यूनिट काय में है? इसकी यूनिट है हर्ट्ज में। इसकी यूनिट है हर्ट्ज में, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं इसमें आपको बताता हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लें प्लीज, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है पहले से, वो है एनर्जी होती है -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जिसको ये याद है उसकी डेरिवेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसको याद नहीं है वो परेशान होता रहेगा।
कितना भी दिमाग लगा लो, इधर उधर की बातें कर लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए आप, इधर जो फॉर्मूला मेरे पास आया है मैं उसी का इस्तेमाल फिर से करूंगा अभी, और वो निकालूंगा जो आपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है, तो नॉर्मली क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आया था डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, and we know that this delta E is also equal to hc by lambda। मानते हो h nu बराबर क्या होता है बेटा, hc by lambda होता है कि नहीं होता है? सो डेल्टा E is equals to hc by lambda, सबको मानना पड़ेगा यार, है ना। दिस इज इक्वल्स टू hc by lambda। अब मैं hc को नीचे ले जाता हूँ, सो दैट 1/lambda इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 h क्यूब c z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। करेक्ट है बेटा, n2 स्क्वायर करेक्ट है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। बुक्स में यही दिया रहता है, दिस इज आल्सो रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है लगभग 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। देखो इसको c से डिवाइड कर देता हूँ, 3 एक्सप्रेशन 8 बराबर 1.09 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है बेटा, इनवर्स इंटू, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, और आपको यदि याद नहीं रहे तो आप इसको 1.1 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकते हो, मोटा मोटा 09 की जगह 0.1 लिख दो, है ना। ये आ गया बेटा आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। सो फाइनली इसकी जो यूनिट है, क्योंकि लैम्डा है, लैम्डा की यूनिट मीटर होती है, तो ये 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स हुआ, तो इसकी यूनिट भी मीटर इनवर्स में हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने रेडबर्ग कांस्टेंट की 3 वैल्यूज पढ़ी है। हाँ, दिस इज वेव नंबर, सही है, और आगे सही है बेटा। अब तक आपने रेडबर्ग कांस्टेंट की 3 वैल्यूज पढ़ी है, जल्दी बोलो बेटा, सबको याद है रेडबर्ग कांस्टेंट की 3 वैल्यूज? हाँ ना, बोलना पड़ेगा यार। रेडबर्ग कांस्टेंट आपने अब तक 3 पढ़े। एक रेडबर्ग कांस्टेंट था 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो थी दैट वाज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा रेडबर्ग कांस्टेंट आपने पढ़ा जो कि था 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h क्यूब, और इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज, क्या वैल्यू थी, मैं तो भूल गया इसकी वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, क्या लिखी थी बेटा, 3.3। हाँ, 3.3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। तीसरा रेडबर्ग कांस्टेंट जो सबसे ज्यादा कॉमन है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4
अपॉन h³ और इसकी वैल्यू जो आपने पढ़ी, दिस वैल्यू वाज 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। आई होप सो आपको ये सब रट गया है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों। तो फाइनल फॉर्मूला जो मेरे पास आएगा इसका, वो फाइनल फॉर्मूला होगा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यदि इसका एलसीएम ले लिया जाए तो दैट बिकम्स n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर r z square is equals to 1/λ. Therefore, lambda is equals to n1 square into n2 square upon n2 square minus n1 square into r z square। और देखना कमाल की बात, ले भाई ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा। lambda is equals to n1 square into n2 square upon n2 square minus n1 square। n क्या है? लेवल बेटा, लेवल। क्या क्वेश्चन पूछा है? n क्या है? अरे ऊपर लेवल नीचे लेवल, n2 और n1 था, है? शुरू में ही दो डायग्राम बनाया था ना, दो एनर्जी लेवल बनाए थे, n2 और n1 बनाया था, समझ ला। ये लैम्डा हो गया। अच्छा, यदि ये लैम्डा हो गया बेटा, मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, जल्दी से याद कर लो इस लैम्डा के फॉर्मूला को, जल्दी से याद करो इस लैम्डा के फॉर्मूला को। n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r z स्क्वायर। जल्दी करो, n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इन अपॉन r z स्क्वायर। सबको याद हो गया? आना बोलना पड़ेगा। सबको याद हो गया? वेरी गुड। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो सकता है, और वो फॉर्मूला इसका ठीक रिवर्स होगा, और वो क्या होगा? वो होगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन इंटू आर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। बस इनके r में अंतर है। इसका जो r है वो 1.09 इंटू 10⁻7 है, और इसका जो r है वो 3.3 इंटू 10⁻15 है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। दोनों के r अलग अलग हैं, दोनों के r अलग अलग हैं। इसकी r की वैल्यू जो है, इसके r की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 1.1 इंटू 10⁻7, और इसके जो r की वैल्यू है वो है 3.3 इंटू 10 की पावर व्हाट? 3.3 इंटू 10 की पावर व्हाट? 15 हर्ट्ज। ठीक है ना? जो होशियार बच्चे हैं वो और भी बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर, सर मुझे तो ये भी आ गया, डेल्टा ई बराबर बच्चा बोल सकता है दैट इज इक्वल टू, वो तो खैर पहले भी कैलकुलेट हो गया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला हो जाएगा, बस आर की वैल्यू बदल जाएगी। डेल्टा ई इज इक्वल टू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, जहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू इज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इन जूल और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पता, मैंने तो इतना सारा पढ़ा दिया, तुम लोगों को इतना सारा आ गया कि नहीं आ गया, भगवान जाने। जल्दी बोल दो यार, ऑल क्लियर है ना? उन्हीं को आएगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे उनको कुछ नहीं आना। इसमें सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, पता है? सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको, मात्र एक चीज। और वो मात्र एक चीज क्या है? मात्र एक चीज ये है भैया, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2π²m² e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। मैंने शुरू में ही बोला था ये फॉर्मूला बार बार आएगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π²m kz स्क्वायर। मैं आपको ये बात 10 बार बोल चुका हूँ, ठीक है? रागनी बेटा, यदि 3 वैल्यूज दी हैं तो वो लिटरेचर लिखने वालों को इतनी स्वतंत्रता है कि वो आर की 3 वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको अभी दर्द हो रहा है इस बात से, आज हमको 3 वैल्यू याद करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में याद हो जाएगी तो आपका ये सवाल जो है खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना रागनी? तो ये सवाल करने की जगह 3 वैल्यू क्यों, हमको क्या करना है? 3 वैल्यूज को याद कर लेना। समझ गई बेटा बात को? वेरी गुड बच्चे, चलो उतारो फटाफट। और लास्ट में मैंने क्या किया है वो भी सुन लो, कुछ अजीब नहीं किया है, ये तो पहले से ही लिखा था बेटा, डेल्टा ई बराबर
सुन इसी को सॉल्व कर ले बेटा। यदि तू डेल्टा ई बराबर ये रेडबर्ग कांस्टेंट ले रहा है तो इसको सॉल्व करेगा तो n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। वो एलसीएम में गया है, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आ जाएगा। ये डेल्टा ई जो है इसी से डिराइव हुआ है, बस इसकी जगह r लिख देना है। जिस बच्चे ने बोला था लास्ट का समझ में नहीं आया, समझ लो लास्ट में इसकी जगह r लिख दो। यदि आप इस पूरे की जगह यदि r लिख दो तो वो एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, माइनस क्यों बेटा, माइनस थोड़ी ना आएगा, प्लस 13.6 है बेटा ना। रेडबर्ग कांस्टेंट की सारी वैल्यू प्लस में है बच्चे, माइनस साइन तो अंदर चला गया था मैथमेटिक्स में। बच्चे रेडबर्ग कांस्टेंट की सारी वैल्यू प्लस में है, कोई वैल्यू माइनस में नहीं। r is 1.09 above 1.09 इंटू 10 की पावर 7। हाँ ये 1.1 लिखा है, 1.09 एक ही बात है बेटा, टेंशन मत लो। राउंड ऑफ कर दिया बच्चे, है ना। 1.09 को 1.1 लिख दिया तो कोई टेंशन मत लो, बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है ना। चलो उतार लो, जल्दी जल्दी उतार लो ये मैथ्स। इसको आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। डेरिवेशन जितने अच्छे रहेंगे उतना आप सब्जेक्ट में मजबूत रहोगे, मजबूर नहीं रहोगे। ठीक है, अब सोचो, अब आपके पास 3 जादुई फॉर्मूले आ गए। इन जादुई फॉर्मूलों की दम पे आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास, और आपके पास में लैम्डा का फॉर्मूला है। कोई आपसे सवाल कैलकुलेट करवा ले इस पे मान लो, और बोले बताओ भाई इनका ऑर्डर क्या होगा। कई तरीके हैं आपके पास इन सवालों को करने के। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जिन्हें पूरा चैप्टर याद है वो अल्टरनेट मेथड निकाल लेंगे इनको सॉल्व करने, कहेंगे सर पहले भी पढ़ चुके हम तो ये सब। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कूदा है 4th लेवल से सेकंड लेवल 3rd लेवल पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कूदा है 4 से 2 पे, और एक कूदा है 2 से 1 पे। ठीक है, और उन्होंने आपसे पूछा ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, और ये लैम्डा 4 है। ठीक है, उसने आपसे पूछा कंपेयर करो कौन सा लैम्डा बड़ा और कौन सा लैम्डा छोटा। तो मैं तुरंत लैम्डा के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज r n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, बल्कि n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन, इन दोनों के बीच माइनस साइन, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर भी था यहाँ पे, लेकिन चूंकि एक ही एटम है तो z की वैल्यू तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू भी कांस्टेंट है। चलो z स्क्वायर भी लिख ही देता हूँ, है ना। अब आप सोचो इनके लैम्डा को कंपेयर आपको करना है, ठीक है ना। तो निकाल लें लैम्डा सबका, z तो एक ही रहेगा सब में और r एक ही रहेगा, तो इसको छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है मैथमेटिकली। तो लैम्डा 1 बराबर कितना होगा, लैम्डा 1 में कहां से कहा आया, 4 से 1 आया है। लैम्डा 1 में 4 से 3 आया, 4 से 3 आया। तो ये चलो r रख दिया मैंने, खत्म। ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। कुछ 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 ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। आर जेड स्क्वायर नीचे था बेटा, मैंने ऊपर लिख दिया आर जेड स्क्वायर। तो ये आर यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। करेक्ट, ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा। ये लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 2 क्या आएगा बच्चों, कोई बता सकता है मेरे को। आर जेड स्क्वायर मत लिखना, सिर्फ लैम्डा 2 लिख दो, कितना आएगा। लैम्डा 2 4 से 2 कूदा है, तो क्या 4 से 2 कूदा है तो 16 इंटू 4/12 आर जेड स्क्वायर। बोलो बेटा यही आया, बोलो बच्चों यही आया 16 इंटू 4/12, 16 इंटू 4/12 यही आया, जल्दी बोलो। ठीक है,
यही तो फॉर्मूले में आपने रखा है। n2 की वैल्यू कितनी थी, λ2 4 से 2 आया, λ2 4 से 2 आया, तो यदि 4 से 2 आ रहा है तो n2 की वैल्यू 4 हो गई और n1 की वैल्यू 2 हो गई, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 16 इंटू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 12 rz स्क्वायर। अच्छा, अब λ3 कौन बताएगा मेरे को क्या होगा, आप भी बता दो थोड़ा सा, λ3 क्या होगा। λ3 में कहां से कहा है 2 से 1 आया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर rz स्क्वायर। सो किसी बच्चे ने बताया, एकदम सही बताया, दैट इज 4/3 rz स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा, λ4 कौन बताएगा मेरे को क्या होगा बेटा, λ4 शाबाश, करण ने बताया, एकदम शाबाश। 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 अपॉन 1 अपॉन 15 rz स्क्वायर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस मच, ठीक है ना। λ1 आ गया, λ2 आ गया, λ3 आ गया, λ4 आ गया। क्या सबको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है ना, सिंपल है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब किसी ने बोला इनका ऑर्डर निकाल दो, तो क्या ऑर्डर भी निकाल दोगे। किसी ने बोला वेवलेंथ का ऑर्डर निकाल दो, तो अब वैल्यू तो आपके सामने रखी, ऑर्डर भी निकल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। यदि कोई बोले फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकाल दो, तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर है उसका इनवर्स ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का होगा, बिकॉज आपको पता है, आपको याद है ना बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सो ये तो कांस्टेंट है, सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कॉमन सेंस से भी कर सकते, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमको याद है, वो इसका ठीक रिवर्स फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, याद करो यार। आर तो कांस्टेंट रहेगा सब केस में। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। किसी ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने बोल दिया तो भी निकाल दोगे, किसी ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने बोल दिया तो भी निकाल दोगे ना। किसी ने बोला 5th लेवल से 3rd लेवल पे इलेक्ट्रॉन कूदा है लिथियम प्लस प्लस में, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो आंसर। किसी ने आपसे ये बोल दिया, ये सवाल नंबर 1 हो गया, ये सवाल नंबर 2, उसने बोला 5th से 3rd लेवल पे कूदा इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस प्लस में, फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो एकदम फटाफट निकालना है। न्यू बराबर क्या लिखोगे बेटा, न्यू बराबर लिखोगे आर जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर, ठीक है ना। आर की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिखते हो आप, वो लिखते हो 3.3 इंटू 10 की पावर 15, जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इंटू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होगा, 5 गया 4 गया 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 400 होगा कि 25 इंटू 16 400 ही होना चाहिए, तो ये आ जाएगा कितना 400। जो आंसर आ जाए मुंह पे मार दो। इसके और भी अल्टरनेट हो सकते थे, ये नहीं इसके और अल्टरनेट नहीं हो सकते, और भी काम हम कर सकते हैं। 25 इंटू 9 है क्या, ओहो कुछ 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 गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, वो 25 थोड़ी ना था। n2 स्क्वायर कितना था, कहाँ से कूदा, अच्छा इधर गलती की है कुछ क्या मैंने, n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर में गलती की है शायद, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, इधर कुछ किया है, गड़बड़ घोटाला कुछ किया है कि नहीं, सब सही किया है। r 3.3 इंटू 10 की पावर 15 सही रखा, z स्क्वायर की वैल्यू जो रखी 3 का स्क्वायर 9 रखा, n2 स्क्वायर ये भी सही रखा, 16 आया, इधर कितना था 25 माइनस, और ये कितना था 25 इंटू 9, क्योंकि ये 3rd लेवल था, तो ये आ जाता 25 इंटू 9, मैंने 16 लिख दिया था, 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 255। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सबको बात क्लियर है। ये मैथ्स तो आपको कर लेना, मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है n2 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 3 है, अब आप करो यार, अब मैं क्या करूं उसमें, क्या मैथ्स है क्या मैथ्स नहीं है, तुम करो ना अब बैठ करके। बोलो कर सकते हो, बोलो कर सकते हो, कर सकते हो ना। और भी अल्टरनेट मेथड इसके हो सकते हैं, ऐसा नहीं जो आप पहले पढ़ चुके हो उससे भी कर सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे कूद रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। वैसे आपको अल्टरनेट मेथड पता है, बोलो पता है कि नहीं पता है। अरे इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या, एनर्जी 2 लेवल की निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो,
बराबर एच न्यू लिख दो, खत्म बात, उससे भी आंसर आ जाएगा। एच को नीचे ले जाओ, न्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सर माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं आंसर में। बेटा तुम देखे नहीं बात को, तुम समझ नहीं रहे हो बात को बच्चे। आर की वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर 15 लिखी, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 9, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है बच्चे। और जो 16 वैल्यू लिखी है 25 माइनस 9 लिखी है, तो माइनस करके ही लिखी है। दिस इज 25 माइनस 9। होता क्या है ना बच्चों, आप लोग ना ज्यादातर समय मैथ्स में उलझे रहते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं सीखते हो। समझ रहे हो बात को? करते क्या हो, मैथ्स में उलझे रहते हो। प्लीज डोंट डिस्कस मैथ्स। 25 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, माइनस करना, ये सब हमको आता है। केमिस्ट्री सीखो। जिस दिन केमिस्ट्री में आप पारंगत हो जाओगे, आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे, मैथ्स तो आपको आता है यार, उसके बारे में चिंता मत करो। यार आप एक बात हो बच्चों, क्या 25 का पहाड़ा पढ़ने के लिए आए हो आप, या 25 माइनस 9 सीखने के लिए आए हो? सच बोलो, ये तो आता है ना आपको, ये तो आप 10 तक सीख के आए हो ना, इसकी चिंता मत करो। कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होगी, बशर्ते आपकी केमिस्ट्री मजबूत है ना बेटा। चलो इसको उतार लेंगे क्या आप लोग? क्या फ्रीक्वेंसी और लैम्डा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे? ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे इलेक्ट्रॉन कूदा क्या कर सकते हैं? क्या बच्चों को अल्टरनेट मेथड भी पता है, जो पहले हो चुके हैं वो भी पता है ना? चलो नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है? करो फटाफट। ठीक है बेटा, जो भी आंसर आ जाए, नॉट कंसर्न विद द आंसर। जो आंसर आ जाए बेटा गुणा गणित कर लो बैठ करके। न्यूमेरिकल की चिंता नहीं कर रहे हैं हम किसकी चिंता कर रहे हैं बच्चों? हम चिंता कर रहे हैं सवाल की, कि हमें फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो सब लोगों को ये वाला फॉर्मूला कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे कूदा है, इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे कूदा है तो क्या सभी बच्चे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला बिल्कुल पक्का है दिमाग पे? चलो जल्दी से याद कर लो फॉर्मूला। ऊपर से नीचे यदि इलेक्ट्रॉन कूदा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, आपको भी नहीं करना है। तो बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, एनर्जी निकालना है, डेल्टा ई बराबर 13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे हैं, 13.6 n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर जेड स्क्वायर, या 13.6 जेड स्क्वायर। आ जाएगा सब लोग को ये फॉर्मूला? जल्दी से यार मन मंदिर में बसा लो ये फॉर्मूला, प्लीज मन मंदिर में बसा लो यार, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे लेवल पे आया तो एनर्जी कैलकुलेट ऐसे होगी। फॉर्मूला मन मंदिर में बसना चाहिए, नहीं तो मैं तीसरी बार क्यों लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी निकालना है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर डेल्टा ई की वैल्यू यदि जूल में निकालनी है तो यहाँ 2.18 इंटू 10 की पावर 18 n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जूल। दो फॉर्मूले हो गए भाई। न्यू बराबर यदि निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 15 n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर, और लेमडा निकालना है तो 1.1 इंटू 10 की पावर 7, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन, सॉरी, n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर। जहां पे आर क्या है पता है ना, जहां पे आर क्या है पता है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर 1.1 इंटू 10 की पावर 7 z स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा। सारे फॉर्मूले भैया बता दिए, समझ रहे हो बात को। एक बात और बता दूं, यदि r की वैल्यू पुट कर दी जाए 1/r, यदि 1/r पुट किया जाए तो r कितना है, 1.1 इंटू 10 की पावर 7 है, तो 1.1 एक्सप्रेशन 7 का इनवर्स, दैट कम्स आउट टू बी 9.0, नहीं कुछ गड़बड़ कर, 1.09 एक्सप्रेशन 7 का इनवर्स 9.17 इंटू 10 की पावर -8, so this comes out to be, यार इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, 9.17 नहीं 912 आना चाहिए कायदे से मैथ्स में, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के कारण हुआ होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 912। चलो इसको यहाँ मत लिखो, मैं अलग से बताता हूँ, क्या बोर्ड वापस से भरना पड़ेगा और कुछ नहीं है। 1/r की वैल्यू यदि लिख ली जाए बेटा, 1/r की वैल्यू यदि लिख ली जाए बेटा, r की वैल्यू तो 1.1 1.09 समथिंग समथिंग 1.09 समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 7 आती है। क्या तुम लोग सुन रहे हो? अथर बोलना बंद करो, उमर बोलना बंद करो, सबसे पहले बोलना बंद करो। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। आर की वैल्यू कितनी आती है बोलो, कहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी है कहीं पे क्या ऊपर, क्या मैंने ऊपर कोई गलती की है, जल्दी बोलो, क्या मैंने ऊपर कोई गलती की है? नहीं की है। क्या -18? हाँ सही है बेटा, हाँ हाँ एकदम करेक्ट है, -18 लिखना था, ये गलती थी। शाबाश, आप लोगों ने सही बताया, थैंक यू सो मच। अच्छा अब सुन बेटा, आर की जो वैल्यू होती है 1.09 समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 7 होती है। यदि इसको रख दिया जाए, यदि इसको रख दिया जाए, सुन रहे हो बात को मेरी, यदि इस वैल्यू को रख दिया जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 9.912 या 9.912 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स। अब सही है, ठीक है, 912 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्या 912 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं? तो क्या फाइनल फॉर्मूला इधर बची हुई जगह में लिख दूं मैं, एंड दैट विल कम आउट टू बी लैम्डा इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 912 इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। अब ये सब है क्या? तुम्हें लगेगा सर इतना सारा कैलकुलेशन कर दिया आपने। देखो बेटा, ये आपको अभी आपको कष्ट हो रहा है थोड़ी देर याद करने में, लेकिन जब ये याद हो जाएगा तो आपके लिए यही चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, इनफैक्ट उसके बाद आपके आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट आने लग जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? अभी कष्ट है, इनिशियली कष्ट है, इनिशियली याद करने में आपको परेशानी होगी, लेकिन याद हो गया तो भैया ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन कूदा, चाहे एनर्जी चाहिए, चाहे लैम्डा चाहिए, चाहे वेवलेंथ चाहिए, जो चाहिए आपको 1 सेकंड में आंसर निकाल के आप दे दोगे बिना दिमाग लगाए हुए। समझ ला?
समझ ला, नीट के टाइम बहुत काम आएगा बेटा, समय बचेगा आपका, अभी टेस्ट के टाइम बहुत काम आएगा, समय बचेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है हमको, आपको पता है ऊपर से नीचे कूदेगा। सर ने 3-4 फॉर्मूले मेरे को लिखा दिए हैं, लैम्डा कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे करना है, एनर्जी कैसे करना है, सब आता है मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा फॉर्मूला मैंने रट्टा मार के रखा हुआ है, ठीक है। क्या रट लोगे बेटा? क्या मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? पिंकी प्रॉमिस करने के लिए आप तैयार हो मुझसे? क्या आप मुझसे पिंकी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आप जो है ये सारे फॉर्मूले याद कर लोगे? पिंकी प्रॉमिस इज द हाईएस्ट प्रॉमिस दैट कैन बी मेड, इट कैन नॉट बी ब्रेकन एनी हाउ, ठीक है बेटा। तो आप सब लोग अपने आप से पिंकी प्रॉमिस करो कि वी आर गोइंग टू रटो ऑल दीज फॉर्मूलाज, जिससे कि हमको एकदम आसानी से आंसर आ जाए। चलो बेटा अब आप उतार दो, ठीक है। आई हैव टेकन, यू हैव डन पिंकी प्रॉमिस। तो चलो, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। अब मैं बेटा लाइमन बाल्मर बास्टियन सब सीरीज पे चलते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होंगे। चलो मिटा दूं इसको मैं। आज स्पेक्ट्रम का ये दूसरा लेक्चर है। कल मुझसे जो गलती हुई थी वो मुझे अभी भी याद है, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ जहां पे मैं उस थ्योरी को फिट कर पाऊँ। मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी का एक पॉइंट घुसा दिया था, और एक क्वेश्चन जो बच्चों ने बार बार मुझसे लगातार डाउट पे पूछा है, वो क्वेश्चन है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दी जाए, मतलब 10.2 और 12.09 के बीच एनर्जी दी जाए, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो 10.2 की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को स्कैटर कर देगा, बाकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर उस कंसेप्ट को मैं आपसे ढंग से बात करूंगा। अभी आप जब तक मैं मिटा रहा हूं इस बात को सीख लो। यदि किसी ने 10.4 एनर्जी दी गई तो वो 10.2 लेगा, बाकी एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। ये एक अजीब सा फिनोमेना है, इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन जो टॉपिक अभी चल रहा है वही टॉपिक चलने दो, है ना। नहीं, वो ऑसिलेशन वाला ही पॉइंट मेरे को हटाना है बेटा, जो ऑसिलेशन वाला पॉइंट है वही मेरे को हटाना है, क्योंकि वो पॉइंट तब ज्यादा वैलिड लगेगा जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकते, वही पॉइंट मेरे को चेंज करना है हल्का सा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनो, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये इलेक्ट्रॉन मान लो हाइड्रोजन में है, यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। अब इसके बीच में एनर्जी का गैप कितना है? 10.2 का गैप है। आपने मान लो इसको एनर्जी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इट विल ओनली एब्सॉर्ब 10.2 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जाकर के 0.2 की काइनेटिक एनर्जी से वो ट्रेवल नहीं करेगा। इंटरनेट पे कुछ लोगों ने लिख दिया जो कि गलत है। कारण उसका ये है, यदि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बदली, यदि 0.2 की काइनेटिक एनर्जी आपने इसको दे दी, तो जब आप इसको 0.2 की काइनेटिक एनर्जी दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तब से ज्यादा होगी जब 10.2 दिया होता। लेकिन वो तो कांस्टेंट होती है किसी भी लेवल के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कांस्टेंट, बाकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बाकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। क्या बात क्लियर है सब लोग को? आना बोलना पड़ेगा यार। 10.4 दी है ना बेटा, 10.2 लेगा, बाकी नहीं लेगा, बाकी को स्कैटर कर देगा, ठीक है ना। 10.4 एनर्जी दी, वो सिर्फ 10.2 लेगा, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितने का है? 10.2 का है। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लगता है, मतलब वो उतनी ही एनर्जी को लेता है। हाँ 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 हाँ, एक बच्चा बोल रहा है जो थ्रेशोल्ड वाले फॉर्मूले में क्या होगा पता नहीं, उसका आंसर, क्वेश्चन का अर्थ यही है कि नहीं है। फिर भी मैं आपको वैसे भी बताने वाला हूँ वो चीज, तो आप थोड़ी देर होल्ड रखो, ठीक है। रुको जरा, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, सुनो मेरे भाई बात को। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, तब तक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगता है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसने दिया था? अरे यार, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसने दिया था? अरे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, बोर ने दिया था ना, बोर का पॉइंट था ना, द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n/2 पाई,
है ना। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का हाँ ठीक है ना, ये था। फिर एनर्जी क्वांटम के रूप में इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, किसने बताया था? प्लैंक ने बताया था, शाबाश, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बोर का है और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट प्लैंक का है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है तब तक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लग रहा है। मतलब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो निश्चित क्वांटम्स को ही एब्जॉर्ब करेगा। मतलब फर्स्ट लेवल पे कितनी है? -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12.09 का है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस का कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। क्या सबको याद है? यदि आपने एनर्जी 10.2 से कम दी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक वो बाउंड स्टेट में। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि 10.2 से नीचे एनर्जी दी तो एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। एनर्जी नहीं लेगा, ना काइनेटिक बढ़ेगी ना पोटेंशियल बढ़ेगी, जो थी वैसी ही रहेगी। ठीक है ना, पहला पॉइंट। प्लीज ये मत पूछना ई का मतलब क्या है। इन एबव केस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। इज रिजेक्टेड और स्कैटर्ड। ठीक है ना, 10.2 ही लेगा, रेस्ट एनर्जी नहीं लेगा। इज रिजेक्टेड, उसको छोड़ देगा। 10.2 ही लेगा वो, ठीक है। रेस्ट इज रिजेक्टेड, करेक्ट है। कहीं भी लिख लो यार, ये सब भी मेरे से पूछोगे कहाँ लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कहीं भी लिख लो यार, स्टार मार्क लगाओ, डब्बा बनाओ, लिख लो। सिर्फ 10.2 ही एब्जॉर्ब करेगा। इफ एनर्जी गिवन इज 12.09 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, तो क्या होगा? रिजेक्टेड एनर्जी का क्या होगा? कहीं भी चली जाएगी यूनिवर्स में यार। हाँ, इफ एनर्जी गिवन इज 12.09, क्या होगा बेटा? इट विल मूव टू द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल। अब बोलो, if E given is greater than 10.2 electron volt, less than 12.09 electron volt, क्या होगा? If energy given is greater than 10.2 electron volt and less than 12.09 electron volt, क्या होगा? It will take 10.2 and rest will be rejected. Rest will be rejected. अब यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बच्चे के दिमाग पे आता है। रिमेनिंग एनर्जी को बेटा रिजेक्ट कर दिया जाता है, यूनिवर्स में कहीं भी चली जाएगी। प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। 2-3 बार ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, सर रेस्ट एनर्जी को क्या होगा? अरे किसी ने दी, उसने एक्सेप्ट नहीं की, रिजेक्ट हो जाएगी, और क्या। मैंने तेरे को 1.5 लड्डू दिया, तूने बोला सर या तो 1 दो या तो 2 दो, आधे लड्डू का क्या होगा?
मैं ओके पता क्या होगा, फेंक दो उसको। हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ मोहित, जो आप कह रहे हो मैं उस पर आ रहा हूँ बेटा, आप टेंशन मत, मैं उस पर आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना। ये इतना हो गया, इतना हो गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सब लोग को? जल्दी बोलो, ये लाइन सबको क्लियर है? क्लियर है, उतार लो इसको, फिर मैं बताता हूँ जो मोहित पूछ रहा है वो क्या है। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मोहित पूछ रहा है। अब सुनो, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट है, ये तब तक ही लागू है जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड है। इसको मिटा रहा हूं मैं, इस साइड को नहीं, पूरे को ही मिटा देता हूं, फिर से लिखूंगा कहानी। बेटा इसको यदि मैं डिस्कस करूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मेरे को 8-10 दिन का और टाइम चाहिए, सिर्फ यहाँ तक की ही थ्योरी को डिस्कस करने के लिए। प्लैंक को, बोर को, इन सबको, इतना सारा काम है इस एरिया में, और इस एरिया को लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, मैं आपसे सच बोलूं तो, क्योंकि फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री नहीं आती इस एरिया की, और केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स नहीं आती इस एरिया की, तो सब भाग जाते हैं। और एग्जामिनर भी नहीं पूछता, तो इसलिए सारी चीजें बची हुई हैं, वरना सब कुछ सीख लेते पढ़ पढ़ के, पर जरूरत ही नहीं है अभी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, एक बच्चे के दिमाग पे एक सवाल आ सकता है कि सर जी, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, उस समय आपने बोला था यदि मान लो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद था, ये फर्स्ट लेवल है किसका, हाइड्रोजन एटम का, वो कहेगा सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ऐसा किया था, ये था इधर, ये फोटोन आया था, गिवन फोटोन था ये, जिसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर थी, और ये यदि फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन हाइड्रोजन एटम, तो इसकी एनर्जी ऑफ कोर्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी सर। उस समय आपने एक फॉर्मूला लिखा था, और वो आपका फॉर्मूला ये था कि ½ mv² इज इक्वल्स टू h2 माइनस h नॉट। तो तब तो आपने बोला था एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब तो आपने बोला था कि एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और काइनेटिक एनर्जी से भागता हुआ जाएगा। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं साहब? बोलो, ये कंफ्यूजन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मोहित तुम्हें यही कंफ्यूजन था बेटा? मोहित क्या तुमने यही सवाल पूछा था? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा सवाल था बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो कंसेप्ट है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्वांटम ऑफ एनर्जी लेता है, ये कंसेप्ट सिर्फ तब तक है जब तक वो न्यूक्लियस से बाउंड है। द टाइम उसका बाउंडेशन न्यूक्लियस से हटता है, उसके बाद वो कंटिन्यूअस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बोलो हो, बोलो हो यार, क्लियर है? यदि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। यदि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैंने 13.6 से ज्यादा दिया, जैसे वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी, तब वो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट ऑफ द एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? बोलो, जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है तब तक ही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगता है, उसके बाद में एनर्जी को वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना?
जो बोला था वही लिख दिया, जो बोला था बेटा वही लिख दिया। क्या सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? जब तक बाउंड है तब तक निश्चित एनर्जी लेने का कंसेप्ट है। जिस दिन बाउंडेशन खत्म हुई, आयनाइजेशन हो गया, उसके बाद वो कंटिन्यूअस एनर्जी लेता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। आप इसको डिस्कस कर सकते हो लोगों से। आपको अपनी नॉलेज पे, मोहित या जो बच्चे बाकी बच्चे हैं, आपको गर्व होगा जब आप अपनी इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करोगे। कितना भी अच्छा बच्चा पढ़ने में क्यों ना हो, उसको आनंद आएगा आपकी बात को सुन करके कि हाँ यार कुछ अच्छी बात मैंने सीखी है। ठीक है, चलो नोट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मोहित ये। चल नोट कर लें फटाफट। तो यहाँ से आपका वो ऑसिलेशन वाला जो कल छोटा सा मैंने गलती कर दिया था, वो एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी के टाइम प्लैंक वो बातें कर रहा था, तो मैं पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा था, तो वो चीज मेरे दिमाग में रह गई है ना, ऐसा है। अब इसको मिटा देता हूँ। ये जो अभी मैंने 2 पेजेस आपको पढ़ाए हैं, ये 2 पेजेस आप ब्रैकेट में करके स्टार मार्क लगा के अलग कर दो। बस 2 मिनट बचे हैं। अरे यार टाइम ही पता ही नहीं लगा, टाइम कब हो गया। नहीं नहीं 2 मिनट नहीं बचे हैं यार, 5:20 पे क्लास खत्म होगी ना, 5:20 पे क्लास खत्म होगी ना। अच्छा 2 मिनट दे दो, ओके लो 2 मिनट लो, लो लो लो, लिखो लिखो लिखो। हो गया बेटा? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम अपने प्रीवियस लिटरेचर पे आ जाते हैं, जहां हम लैम्डा डिस्कस कर रहे थे, और लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का आपने फॉर्मूला याद कर लिया था। इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर लेवल से नीचे लेवल पे कूदेगा, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जब कोई तुलना करने की बोले तो फिर कांस्टेंट्स की वैल्यूज को एक तरफ कर दो और तुलना कर लो, है ना बेटा। यदि कोई बोले 3-4 जगह कुदा दिया इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लेवल से और बोला इनका लैम्डा कंपेयर करो, तो जो जो कांस्टेंट हो उनको एक तरफ रख दो और एक फॉर्मूला डिराइव कर लो। क्या वो ट्रिक तुम लोग सीख गए हो? मैंने जो आपको बोर्ड के मॉडल में ट्रिक समझाई है कि कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और कंपेयर कर लो, सीख गए ना। वो ट्रिक अपन सब जगह लगा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे कहीं भी, है ना। जब भी कोई बोले कंपैरिजन करना, तो कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दो, बाकी एक तरफ कर दो, सारे चीजें बराबर कर दो आपस में और कंपैरिजन हो जाए। चलो अब बेटा मैं आता हूँ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की कहानी यह है कि किसी भी लेवल से आना है, फर्स्ट लेवल पे आना, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, इंफिनिटी। ठीक है बेटा। तो जो उसकी ये वाली लाइन है जो 2 से 1 आ रही है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मतलब 2 से 1 वाली लाइन, मतलब 2 से 1 वाली लाइन जो है अल्फा लाइन। तो बेटा 3 से 1 वाली लाइन क्या कहलाएगी, 4 से 1 वाली क्या कहलाएगी, और 5 से 1 वाली क्या कहलाएगी?
इसको बोलेंगे अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा, इसको बोलेंगे डेल्टा लाइन। क्लियर है बेटा? और ये जो लाइन है जो इन्फिनिटी से 1 पे आ रही है, जो लाइन इन्फिनिटी से 1 पे आ रही है, इस लाइन के लिए मैं बोलूंगा लिमिटिंग लाइन। और लास्ट लाइन, ये जो लाइन है अल्फा लाइन, इस लाइन को मैं फर्स्ट लाइन भी बोलता हूं। ये जो अल्फा लाइन है इसको मैं फर्स्ट लाइन भी बोलूंगा लाइमन सीरीज की। ठीक है बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन। और इसके लिए एक और शब्द है, और वो शब्द है मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन, इसको फर्स्ट लाइन और स्टार्टिंग लाइन और इनिशियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है? अब यदि मान लो मैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करूं लाइमन सीरीज का, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, है ना? यदि मैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करूं लाइमन सीरीज का, या फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा कैलकुलेट करूं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा? डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है? तो जितनी छोटी कूद होगी उतना बड़ा लैम्डा होगा। सोचो, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस उतना ही कम आएगा बेटा जितनी छोटी कूद होगी। मतलब 2 से 1 में एनर्जी का डिफरेंस 10.2 का आएगा, 3 से 1 में 12.09 का आएगा, 4 से 1 में 12.75 का आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बोलो, है ना बेटा? तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लैम्डा मैक्स है is calculated for first line, और lambda minimum, सॉरी, और डेल्टा ई मिनिमम और न्यू मिनिमम इज फॉर फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में लैम्डा मैक्सिमम होता है और न्यू और एनर्जी मिनिमम होती है। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन में लैम्डा मैक्स होता है, आना बोलना पड़ेगा। किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन में लैम्डा मैक्स होता है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी मिनिमम होती है, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ई किसके? लैम्डा के। चलो, तो मैं कैलकुलेट करता हूं लैम्डा मैक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर n2 बराबर होगा 2 और n1 बराबर होगा 1, क्योंकि लाइमन सीरीज का n1 सदा 1 है। फॉर लाइमन सीरीज n1 इज ऑलवेज 1। n1 बराबर क्या लिखा है मैंने? 1। फॉर लाइमन सीरीज n1 इज ऑलवेज 1। ठीक? तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा मैक्स विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तुम लोगों को याद ही है, n2 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। और ये हाइड्रोजन के लिए हो रहा है सब कुछ, क्योंकि सब सीरीज हाइड्रोजन के लिए है। तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 स्क्वायर हो जाएगी, z स्क्वायर इंटू r, विच इज इक्वल टू n2 स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू r। So lambda max will become equal to 4/3r। वैसे मैं इतना लंबा करके आपको बताता नहीं, लेकिन मैंने एक एक स्टेप आपको बताया, क्योंकि ये फॉर्मूले तो पहले ही मैं आपको करा चुका हूँ। लैम्डा मैक्स 4/3r, बोलो बेटा, सब लोग कर लेंगे, 1 सेकंड में कर सकते हो, बिल्कुल फटाफट झटापट। फॉर्मूला रटा पड़ा है तो n2 n1 की वैल्यू पुट किया और फट डी से आंसर आ गया। क्या 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम थी बेटा? तो क्या बच्चे लिख सकते हैं 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम? लिख सकते हैं बच्चे? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
लिख सकते हैं ना, 912 जो कैलकुलेशन पे आ जाए करेक्ट आंसर है। इससे इसको मार दिया 3 0 4, 4 चौक 16, 4 3 12 बराबर 1216 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा, आना बोलना पड़ेगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आज के लिए होमवर्क भी दूंगा, कल आप करके लेके आओगे। आपने लाइमन सीरीज का सीख लिया है ना, अब आप बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रोफेंड, हम्फ्री सबका निकाल के लेके आओगे, समझ रहे हो ना। लेकिन इसके पहले क्लास एंड मैं आपको मिनिमम कैलकुलेट करना सिखा दूं, जिससे आप मैक्सिमम मिनिमम दोनों कैलकुलेट करके लेके आओ, है ना। हाँ, अभी तो 5 मिनट बचे हुए, मैं आराम से कर लूंगा। क्या मैं मिटा दूं इसको बेटा, या और टाइम दूं आपको? हाँ बेटा, ये सारी लाइन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, हम्फ्री, ये सब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम मेनली हम पढ़ रहे हैं। सब में Z स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। मैंने जनरल फॉर्मूला इसलिए लिखा है जिससे कि कभी कोई और के लिए भी दे दे तो आप कर, आप कहेंगे मिटा दूं तो मैं मिटा दूंगा। ओके डन। अब बेटा 2-3 बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर 1 मिनट का टाइम और दे दिया करो लिखने के लिए, तो मैंने आज थोड़ा सा लेट मिटाया है। बट बेटा मैं जितना भी जल्दबाजी करता हूँ सिर्फ एक कारण से करता हूँ, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाऊँ। आज 13th क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और चैप्टर अभी भी बचा हुआ है काफी कुछ। ठीक है बेटा, चलो अब आपको मैं आगे बताता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ इन्हीं चीजों को, समझना बेटा। जब लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना पड़ता है तो n1 की वैल्यू तो 1 होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी? जब लैम्डा मिनिमम होगा तो डेल्टा ई मैक्सिमम होगा। फॉर लैम्डा मिनिमम और डेल्टा ई मैक्सिमम और न्यू मैक्सिमम, हाँ बेटा n2 की वैल्यू कोई बच्चा, शाबाश भाग्यश्री ने बताया इंफिनिटी, और भी बच्चों ने बताया इंफिनिटी होगी। बेटा अनिरुद्ध तू क्यों बोला बच्चे? 2 से 1 आएगा तो एनर्जी का चेंज मैक्सिमम कब आएगा? जब इंफिनिटी से 1 पे कूदेगा कि 2 से 1 कूदेगा? कोई 2 मंजिल से पहली मंजिल पे कूद जाए तो ज्यादा एनर्जी का चेंज जाएगा, इंफिनिटी से 1 पे। 2 से 1 में तो मिनिमम होगा ना बेटा, इंफिनिटी से 1 आएगा तब मैक्सिमम होगा। तो लैम्डा मिनिमम होता है जब एनर्जी मैक्सिमम होती है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, वो लिखा है वहां, है ना। अब सोच, अब यहाँ फॉर्मूला क्या है तेरे को याद होगा, 1/λ वाज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। अब क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही तो 1 स्क्वायर कर देते हैं, 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/1, 1/λ, समझ लो। लाइमन सीरीज में ये क्या हो जाएगा 1/1, इसको चल n1 स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ मिनिमम के लिए जब भी फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या लगेगा, r/n1 स्क्वायर फॉर लाइमन सीरीज। ये जनरल फॉर्मूला हो गया लैम्डा मिनिमम का, ये जनरल फॉर्मूला हो गया लैम्डा मिनिमम का, है ना। फॉर लाइमन सीरीज 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू, ओ सॉरी, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/r। ये तो था, therefore lambda minimum is equals to n1 square by r। करेक्ट है बेटा, उल्टा करना पड़ेगा, lambda minimum n1 square by r। for Lyman series lambda minimum is equals to 1 by r is equals to 912 एंगस्ट्रॉम lambda minimum। क्या बाकी सीरीज का lambda minimum बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ r? बाल्मर सीरीज का lambda minimum बोलो, बाल्मर सीरीज का lambda minimum बोलो। बाल्मर सीरीज का n1 क्या होगा, 2 होगा, शाबाश भागश्री 4/r।
4/r। अरे बेटा स्क्वायर नहीं करोगे क्या? जैसे लाइमन सीरीज का n1 1 होता है, ऐसे ही बाल्मर सीरीज का जो 1 होगा n1 होगा वो 2 होगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल होता है। पाश्चन सीरीज का n1 क्या होगा? पाश्चन सीरीज का n1 क्या होगा? पाश्चन सीरीज का n1 3 होगा, 3 होगा। तो पाश्चन सीरीज का लैम्डा मिनिमम 9/r होगा। ब्रैकेट सीरीज का क्या होगा? ब्रैकेट सीरीज का 16/r होगा, 4² r²। समझ ला? कर लोगे? कर लोगे? उसके बाद टाइम हो गया 25/r, 36/r। अब कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज की सेवा समाप्त हुई। आई होप सो आज जो भी पढ़ाया आप सबको समझ में आया। साइड में दे रहा हूँ, मेहनत पूरी करते रहे आप लोग। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। बेहतर समय है पढ़ने के लिए। चलो बाय बच्चों।